हमारी ये पृथ्वी दो प्रकार के कंपोनेंट से बनी है। अब आप बोलोगे भैया वो कौन से दो प्रकार के कंपोनेंट है? अरे एक वो कंपोनेंट जिसमें लाइफ है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल, इसको हम लिविंग कंपोनेंट या फिर बायोटिक कंपोनेंट बुलाते हैं प्यार से। क्या? लिविंग कंपोनेंट या फिर बायोटिक कंपोनेंट बुलाया जाता है। भैया दूसरी कौन सी कंपोनेंट है? इसका अपोजिट, अदर टाइप ऑफ कंपोनेंट डू नॉट हैव लाइफ इन देम। दूसरा वाला जो कंपोनेंट है ना, उसमें लाइफ है ही नहीं। एग्जांपल तो भैया एयर, एयर के अंदर कोई लाइफ है? आप मुझे बताओ, नहीं है ना। इसके अलावा वाटर, वाटर के अंदर कोई लाइफ है? नहीं है, तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गया, या फिर इसको एबायोटिक कंपोनेंट बुलाएंगे। इसके अलावा सनलाइट, कोई लाइफ नहीं है इसमें, राइट? तो हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट। बट तुम्हें एक कहानी दिलाऊं, जल्दी एक सीक्रेट बात बताता हूं। तुम्हें एक सीक्रेट पता है भैया? क्या सीक्रेट है? द लिविंग जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट बुलाते हैं, या फिर द नॉन लिविंग जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बुलाते हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। इनका एक कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चलता रहता है। भैया एग्जांपल दो। अच्छा देखो, ये मिट्टी है, मिट्टी में एक सीड है, और वो सीड क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है, एक पेड़ में बदल रहा है, राइट? मतलब कि जो सीड जो कि एबायोटिक है, सॉरी सीड जो कि बायोटिक है, वो जर्मिनेट हो रहा है सॉइल में जो कि एबायोटिक है। मतलब एक इंटरैक्शन चल रहा है। एक अपने अपने वाला एग्जांपल लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम लोग बायोटिक है, लिविंग थिंग है। हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन जो कि एबायोटिक, और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो कि एबायोटिक है। तो एक इंटरैक्शन चल रहा है। एक और एग्जांपल ले लो, चलो एक लास्ट एग्जांपल। ये क्या है? सूर्यमुखी, अरे नहीं लोटस है यार। इस पे जैसे ही धूप गिरता है ना लोटस पे, तो लोटस जो कि बायोटिक है, लिविंग थिंग है, प्लांट है, राइट? तो उस पे जैसे ही धूप गिरता है, सन के रेज गिरते हैं जो कि एबायोटिक है, तो ये ब्लूम हो जाता है, खिल जाता है। अब इतने एग्जाम्पल से आपको समझ तो आ ही गया होगा कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के थिंग के बीच में कंटिन्यूअस इंटरैक्शन चलते रहता है, और इसी इंटरैक्शन को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? इकोसिस्टम। पढ़ो ध्यान से। दिस लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक एंड देयर इंटरैक्शन आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो अगर आज के बाद तुमसे कोई भी पूछता है, कोई भी पूछता है कि बेटा इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, तो तुम फट से क्या बोलोगे? इंटरैक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग को बायोटिक बुलाते हैं और नॉन लिविंग थिंग को एबायोटिक बुलाते हैं। चलो हमारे टॉपिक पे वापस चलता है। तो भाइयों एवं बहनों, हमारा जो अर्थ है, इस पे बहुत सारे लिविंग है, बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग है। तो अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। अर्थ इटसेल्फ इज अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम। और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से चैप्टर क्रमांक 7, जिसमें हम एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं, और वन शॉट में पढ़ेंगे, मतलब एक ही लेक्चर में सब कुछ पढ़ लेंगे। इसका नोट्स भी तुम्हें मिलेगा विथ नोट्स प्लस क्विज। क्विज का क्वेश्चन का आंसर नीचे जरूर बताना। 18-16 क्वेश्चंस कुछ है, नीचे कमेंट में बताना। और इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मेरा नाम है शुभम झा, एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ हम तुम सबका प्यारा भाई। और एक कमाल की बात है कि हमारे इस चैनल पे ये मैं दूसरी बार वन शॉट सीरीज में वीडियोस डाल रहा हूं, और बहुत अच्छे से डाल रहा हूं, टाइम पास में नहीं, ठीक है? इसके अलावा लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके ना पूरे के पूरे 18 चैप्टर्स, देखो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। साइंस में जो 18 चैप्टर्स है ना, वो 18 के 18 चैप्टर्स डाले गए हैं। इनके नोट्स वगैरह भी टेलीग्राम पे है। बाकी अभी जो मैं वन शॉट दे रहा हूं, उसके नोट्स आपको कहां मिलेंगे? तो वो आपको मिलेंगे हमारे ऐप के ऊपर। बट इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब आपको इकोसिस्टम तो मैंने समझा दिया है, प्रश्न यह है कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें हमें, फूड चेन एंड फूड वेब, इसके अलावा द एनर्जी पिरामिड और बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स। मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल 3 पढ़ने हमें, कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साइकिल। इसके अलावा बहुत सारे बेसिक्स भी हमें पढ़ने हैं, जो कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल, ये सब जो है ना, ये सब भी मैं कवर करूंगा। इस चैप्टर के जो नोट्स है बच्चों, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे आप नहीं ढूंढ पाते हो, इन दैट केस आप क्या करना, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ तो आपको पक्के ही पक्का मिल जाएगा। फिर आप अपना नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके, ये जो साइड मेन्यू है, ये साइड मेन्यू, ठीक है, जैसे मेरा नाम शुभम है तो एस लिखा हुआ है, आपका कुछ और होगा या फिर आपका फोटो होगा, उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का एक स्क्रीन खुल जाएगा, ठीक है? और वहां पे आपको फ्री मटेरियल में जाना है। फिर क्लास 9th का फोल्डर बना है, जो जो वन शॉट में डाले जा रहे हैं, फ्रेश नए नोट्स अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है? यूनिट टेस्ट 1 ऑलमोस्ट अपलोड हो चुका है, तो आप जाके वहां से ले सकते हो। चलिए अब बात करते हैं, हंस लेते थोड़ा ओके, अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो हमने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक, अबायोटिक, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होता है,
कौन सा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो क्या करता है, आपको पता है ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब धूप की रोशनी को लेता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, राइट? आप लोगों को ये पता होगा कि ये ग्रीन प्लांट क्या करता है? मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको। सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्यों कर पाता है? धूप की रोशनी लेता है, ठीक है, आसपास से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है वो सब चीज इंटरेक्शन होता है, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, राइट, जिसके कारण वो क्या कर पाता है? फोटोसिंथेसिस कर पाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है? अपना फूड प्रोड्यूस करता है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स बोले जाते हैं। क्यों प्रोड्यूसर्स बोले जाते हैं? क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। कहां से? धूप की रोशनी से, जमीन के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स लेकर के। इसके लिए इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। एनर्जी को इकोसिस्टम में लाना ये प्रोड्यूसर्स का काम है, जो कि ग्रीन प्लांट्स है। चलिए, अब बाकी भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एनिमल्स। प्लांट्स क्या थे? प्रोड्यूसर्स है। कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। अब बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे जो बाकी एनिमल्स है, उनको हम कंज्यूमर्स बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं फूड को। चाहे वो एक रैबिट हो, चाहे वो एक डियर हो, चाहे वो एक लायन हो, एलिफेंट हो, कोई भी हो, हम है, कोई भी, तो हम इनको कंज्यूमर्स बुलाते हैं। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मिक्स टाइप एंड सो ऑन। तो उसको भी कुछ नाम होगा, राइट। इसके अलावा जब मान लो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम होता है इन फंगाई का। इन फंगाई को हम प्यार से सैप्रोफाइट्स बुलाते हैं। क्या बुलाया जाता है? ये फंगाई, जिसको आप डिकम्पोजर्स या फिर सैप्रोफाइट्स बुलाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, मतलब वापस उसको मिट्टी में मिला देते हैं। सिंपल है ना फ्लो, ठीक है। ऑब्टेन फूड बाय डेड एंड डिकेइंग मैटर। कोई भी डेड या फिर डिकेइंग मैटर है, वहां से अपना फूड लेता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया भी डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो इसको भी हम डिकम्पोजर्स बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं? डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। फंगी एक कैटेगरी में आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया एक कैटेगरी में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कंज्यूमर्स के बारे में। तो कंज्यूमर एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं एक स्क्विरल, ठीक है, एक स्क्विरल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक एलिफेंट ले लेता हूं, या फिर मैं एक डियर ले लेता हूं। तो ये सब कैसे है? ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ऑटोट्रॉप्स मतलब भैया ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स। भैया इसको ऑटोट्रॉप्स क्यों बुलाते हैं ग्रीन प्लांट्स को? क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, खुद का खाना खुद बनाने वाले, ठीक है। तो ये जो होता है ये ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब ये वेजिटेरियन है। इनको हम बुलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। इनको हम क्या बुलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर इनको हार्बीवोर्स भी बुलाया जाएगा। जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर पे डिपेंड है या फिर प्लांट्स खाते हैं, उनको हम हार्बीवोर्स बुलाते हैं। एंड दिस आर द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा है, जैसे कि मान लो एक फ्रॉग है जो इंसेक्ट्स खाता है या फिर कीड़े मकोड़े खाता है, जैसे कि एक फॉक्स है जो कोई दूसरे जानवर को खा सकता है, या फिर एक लायन है। तो दिस कंज्यूमर्स यूज हार्बीवोर्स एज देयर फूड। ये जो कंज्यूमर होता है ये हार्बीवोर को खा जाते हैं, मतलब घास खाने वालों को ये खा जाता है। इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर कार्निवोर्स बुलाते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी, बहुत हद तक आपको ये पता होगा। फिर अब बात करते हैं लायन के बारे में, या टाइगर, या फिर चीता, या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हार्बीवोर्स को भी खा सकते हैं, मतलब ये एक डियर को भी खा सकते हैं, एक स्क्विरल को भी खा सकते हैं, ठीक है। ये कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं, मतलब जैसे कि फॉक्स को भी खा सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये हार्बीवोर कार्निवोर दोनों को खा सकते हैं, ठीक है। और इनको खाने के लिए ऊपर इनसे बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, सबसे ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। तो ये हो जाते हैं हमारे एपेक्स कंज्यूमर, और ये भी कार्निवोर्स ही होते हैं, ठीक है। अगर ये डियर खा रहे हैं या फिर एक फॉक्स खा रहे हैं, दैट डजंट मीन ना नॉनवेज खा रहे हैं, राइट। तो ये कार्निवोर्स है, क्योंकि इनकी कनाइन टीथ होती है ऐसे निकली हुई, ठीक है। चलो तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंसान जो कि वेजिटेरियन होता है, ठीक है, या फिर इंसान जो कि नॉन वेजिटेरियन होता है, मतलब वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, जो हार्बीवोर्स को भी खाते हैं, कार्निवोर्स को भी खाते हैं, ठीक है। फिर उनको हम मिक्स्ड कंज्यूमर बुलाते हैं, या फिर उसको ओमनीवोर्स बुलाया जाता है। अब ये कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें थी जो आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में कैन यू टेल, कैन यू रिकॉल करके दिया हुआ था, बहुत लोअर स्टैंडर्ड में आपने ये सब पढ़ा होगा। ये सारी बातें मैंने अभी आपको बता दी हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, द बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट एंड देयर इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज। अभी आपको मैंने सिखाया था, तो आप नीचे कमेंट में इसका आंसर बताओगे। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रास होपर आपके हिसाब से क्या है?
क्या ग्रास खाता है या फिर कोई इंसेक्ट खाता है? तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर होगा, सैप्रोफाइट होगा, बैक्टीरिया होगा, क्या होगा? जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको आंसर नीचे कमेंट में बताना है। तीसरा है कि टाइगर इज डैश। टाइगर क्या होता है? एक प्रोड्यूसर होता है, एक प्राइमरी कंज्यूमर, एक सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर एक अपेक्स कंज्यूमर होता है। ऐसे में बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको उनका आंसर नीचे कमेंट में देते चलना है। अब हम चलते हैं हमारे छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ। लर्नर्स, हमारे क्लास 9th के बहुत सारे बैचेस होते हैं जिसमें जो मोस्ट फेमस बैच है दैट इज विक्ट्री 2.0। इसके अंदर हमारे ये सारे टीचर्स मिलकर के आपको, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम या फिर एक सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा एक लाइव क्लास में। अब जैसे कि ये रिकॉर्डिंग है, ऐसे लाइव होगा, लाइव खत्म होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ये सारे हमारे टीचर्स हैं, आप देख लीजिएगा। नीलिमा मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम के लिए, कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाती है, हिंदी और इंग्लिश और सेमी सभी को, ठीक है। फरीन मैम सोशल स्टडी सेमी इंग्लिश को पढ़ाती है मराठी में, और ये मराठी सब्जेक्ट भी पढ़ाती है। फरीन योगेश सर आपको पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ। वी डू हैव संस्कृत। अगर आपका, सब बच्चों को संस्कृत नहीं होता, राइट? सभी को संस्कृत नहीं होता। अगर आपका संस्कृत कंपोजिट या संस्कृत एंटायर है तो हम वो भी पढ़ाते हैं। हिंदी कंपोजिट एंटायर दोनों पढ़ाते हैं। इंग्लिश सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाया जाता है कुल मिलाकर, ठीक है। अब लर्नर्स, हमारे फुल ईयर बैच है ये, ठीक है। आपके एग्जाम खत्म होने तक अगर आप बैच में ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेगा। सारे सब्जेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग संस्कृत। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस होता है। क्लास की टाइमिंग बच्चे अक्सर पूछते हैं मुझसे कॉमेंट में। तो एक क्लास होता है शाम को, बात जरा ध्यान से सुनना, शाम को 7:45 to 8:45 PM, और दूसरा होता है 9 to 10 PM, ठीक है। तो ऐसे दो क्लासेस होते हैं, डेली होता है। फ्री टेस्ट सीरीज जिसमें आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा। जैसे अगर आप अभी, जैसे मान लो कि लाइव क्लास में हमने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम सीखा, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड आपको टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के टेस्ट है। पर्सनल मेंटरिंग मैं आपकी करूंगा, पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है। इसके अलावा रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहता है। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दिया जाएगा और बहुत सारे। अब आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। आप मोबाइल, लैपटॉप, पीसी किसी से भी यूज कर सकते हो इसको। एक्सपीरियंस टीचर है सारे। और एक बार लाइव क्लास खत्म हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी रहती है, वो भी एचडी फॉर्मेट में, कि आप 2 बार 3 बार डाउट क्लियर करने के लिए देख सकते हो, रिवीजन करने के लिए देख सकते हो। क्लासेस सारी लाइव होंगी लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है। और ये नंबर जो मैंने दिखाया है उस पर आप कॉल कर सकते हो। लोग सब पूछते हैं कि जूम पे होगा कि गूगल मीट पे होगा, तो द क्लास विल बी हेल्ड ऑन हमारा एप्लीकेशन। मोबाइल में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखो एक फैसिलिटी है डाउट्स के लिए, रेज अ हैंड ऐसे, तो उसमें आप टीचर से बात कर सकते हो। अगर आप लैपटॉप पे भी ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब कैसे एनरोल करना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको एनरोल करना है, मैं अपने गूगल पे फोन पे का नंबर, ये गूगल पे फोन पे का नहीं है, दूसरा वो दे दूंगा, उस पर आप पेमेंट करके कर सकते हो। या फिर आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है कि इस वीडियो को देख करके आप डायरेक्ट मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हो, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करो, आपका हो जाएगा। पैसा कितना लग रहा है, तो 5,000 रुपए पूरे साल का है। वैसे तो 10,000 है, बट डिस्काउंट करके आपको 5,000 रुपए ही लगेगा, ठीक है। और आप जब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो हमारे एप्लीकेशन का लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नोट्स वगैरह तो वहीं पे मिलेगा, तो डाउनलोड करके रखना। और ये टेस्ट बैच वगैरह सब वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब एक सवाल है कि भैया 5,000 एक महीने का फी है कि पूरे साल का फी है, तो द आंसर इज कि ये सारे सब्जेक्ट का पूरे साल का फी है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम शुभम झा, आप सब जानते हो, ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरा नंबर है। तो अगर आप ज्वाइन करोगे तो मुझे बेहद खुशी मिलेगी आपको लाइव क्लास में पढ़ाने का। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी करिए, ठीक है। और हमारा जो लास्ट ईयर का 9th का रिजल्ट था वो 99% था। 10th स्टैंडर्ड का तो 100% था यार, ठीक है। मतलब 100% दो बच्चों ने लाया था क्लास 9th में, 99% है, तो बहुत सुपर बच्चे हमारे पास। आप आओ, आपको मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, ऐप का लिंक, कोर्स का लिंक, ठीक है। और नंबर मेरा, बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज फूड चेन एंड फूड वेब। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप चेक करोगे ना तो पहले ही पेज पे आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखो यहाँ पे हमारे आसपास ना बहुत प्रकार के जानवर होते हैं और कंटिन्यूअस एक इंटरैक्शन चलते रहता है। किसके बीच में? एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। सही बात है ना, देयर आर कंटिन्यूअस इंटरैक्शन गोइंग ऑन बिटवीन मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ पे मान लो कि एक इंपॉर्टेंट ये ग्रीन प्लांट है। ये ग्रीन प्लांट को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही तो धूप से एनर्जी लाते हैं। धूप का जो एनर्जी आ रहा है उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको कौन खाएगा? इसको एक हार्बीवोर खाएगा, राइट। ये हार्बीवोर जो है, डियर है या फिर एक गोट है, वो इसको खाएगा। अब ये हार्बीवोर को कौन खाने वाला है? इस हार्बीवोर को शायद ये प्रेडिक्टर खाएगा, ये लायन खाएगा इस हार्बीवोर को। और फिर जब ये लायन मर जाएगा तो शायद ये जो बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, फंगी वगैरह जो है वो इसको शायद डिकम्पोज कर देंगे। अब आपको एक फ्लो दिख रहा है इसमें, कैन यू नोटिस द फ्लो?
ये जो फ्लो है ना, इसी को हम क्या बुलाते हैं, फूड चेन बुलाते हैं। देखना, एक ध्यान से समझना। अब मान लो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को ये ग्रास होपर खा रहा है, जो कि हार्बीवोर है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ये क्या है, प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि डायरेक्टली इस पे डिपेंड कर रहा है। इसको खाने वाला शायद एक फ्रॉग होगा जो सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये कार्निवोर है। शायद इसको खाने वाला एक अपेक्स कंज्यूमर होगा जो कि एक मान लो वल्चर है या फिर एक ईगल है जो इसको खा जाएगा, और फिर शायद जब ये मर जाएगा तो इसको डिकम्पोज कर देंगे बैक्टीरिया। अब यहां जो आपको दिख रहा है एक चेन है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम एक फूड चेन बोलेंगे। इंटरैक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सैप्रोफाइट्स। इनके बीच में एक इंटरैक्शन चल रहा है। देयर इज अ डिफाइनेड सीक्वेंस इन दिस इंटरैक्शन, एक के बाद एक। अब ये वल्चर जो है या फिर ये जो ईगल है वो डायरेक्ट इस प्लांट को नहीं खा रहा है, एक सीक्वेंस है इसके अंदर, एक डिफाइनेड सीक्वेंस है, और यही सीक्वेंस को हम फूड चेन बुलाते हैं। दिस डिफाइनेड सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फूड चेन। अब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि फूड चेन मतलब क्या होता है। अगला देखो ध्यान से, एवरी फूड चेन हैज डिफरेंट लेवल्स। हर फूड चेन में बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं। तो लेवल्स और लिंक्स क्या होता है ये भी अभी हम देखेंगे। एवरी फूड चेन हैज 4 और 5 लिंक्स। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट लिंक, ये सेकंड लिंक है, ये थर्ड लिंक है, ये फोर्थ लिंक है, तो मिनिमम 4-5 लिंक्स हो सकते हैं किसी भी फूड चेन में, कि इतने सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, एवरी लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। अब जितने भी आपको लेवल देखने को मिलेंगे उन सभी लेवल को एक ट्रॉपिक लेवल बोल करके बुलाया जाता है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हर लाइन का मतलब बता रहा हूं मैं। ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एक स्टेप होता है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें ये इसका ट्रॉपिक लेवल है, जहां पे ये धूप से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, ये इसका सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, यहां पे ये क्या करेगा, ये इसको खा करके अपना एनर्जी ऑब्टेन करेगा, एंड सो ऑन। समझ गए। अब यहां पे देखो, एन ऑर्गेनिज्म में बी प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। अभी कुछ ऐसा भी केस हो सकता है, अभी तो हमने देखा कि ग्रास को खाने वाला खाली ग्रास ऊपर था, लेकिन सेम उस ग्रास को खाने वाला एक डियर भी हो सकता है, एक गोट भी हो सकता है। अब मान लो कि ये जो ग्रास ऊपर है इसको एक फ्रॉग भी खा सकता है, एक बर्ड भी खा सकता है, राइट। तो एक ऑर्गेनिज्म में भी प्रे, शिकार हो सकती है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। एग्जाम्पल के लिए स्पाइडर है, इस स्पाइडर को शायद ये फ्रॉग खा जाए, स्पाइडर को शायद ये लिजार्ड खा जाए, स्पाइडर को शायद ये स्पैरो खा जाए। मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैन बी फूड फॉर मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हियर द इंसेक्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ 3 फूड चेन एंड थर्स फॉर्मिंग अ इंटरैक्टिव वेब। यहां पे जो ये इंसेक्ट है वो 3 फूड चेन का पार्ट हो सकती है, और वो एक वेब की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा वो एक वेब की तरह दिखेगा। An ecosystem can have many food chain interconnected at various level। एक इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड चेन हो सकते हैं, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम है उसके अंदर 1 2 3 4 5 बहुत सारे फूड चेन हो सकते हैं, उसको हम फूड वेब बुलाते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, ये ग्रास है, इस ग्रास को ये यहाँ पे नट्स है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कुछ श्रब्स है। अब ध्यान से समझना इस बात को, इस ग्रास को शायद ये स्क्वेरल खा सकता है, स्क्वेरल को शायद ये वल्चर खा सकता है, ठीक है। अब स्क्वेरल को शायद फॉक्स भी खा सकता है, मतलब स्क्वेरल 2 लोगों का खाना बन गया, 2 फूड चेन में एंटर कर गया। इसके अलावा स्क्वेरल को शायद एक लेपर्ड भी खा सकता है, तो ये 3 फूड चेन में चला गया। शायद ये ग्रास को खाने वाला एक ग्रास ऊपर होगा, ग्रास ऊपर को खाने वाली एक बर्ड हो सकती है, बर्ड को खाने वाला एक फॉक्स हो सकता है। अब नट्स को स्क्वेरल खा सकता है, मतलब स्क्वेरल 2 चीजों को खा सकता है, समझ रहे हो। ये नट्स को शायद ये बर्ड्स भी खा सकती है, इस नट को शायद ये विवर भी खा सकता है, शायद इस विवर को ये वल्चर खा सकता है, समझ रहे हो। शायद इसको ये फॉक्स खा सकता है, शायद इसको ये लेपर्ड खा सकता है, शायद ये ग्रास को खाने वाला एक डियर हो, या फिर ये डियर शायद ये श्रब को भी खा सकता है, डियर को खाने वाला शायद एक लेपर्ड हो सकता है, डियर को शायद फॉक्स भी खा सकता है। अब यहाँ पे कंटेन एक वेब की तरह दिख रहा है, ये एक जाल की तरह दिख रहा है, राइट। तो इसको हम फूड वेब बुलाते हैं। दिस इज नॉट फूड चेन, दिस इज फूड वेब। अब कुछ सवालों के जवाब बताना मुझे कमेंट्स में। एवरी लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड एज। हर एक लेवल जो कि एक फूड चेन में होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया, आपको नीचे कमेंट में आंसर बताना है। 5th वाला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय। प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, डीकंपोजर, सैप्रोफाइट्स। अगर आप बहुत ध्यान से अगर मेरे लेक्चर को सुनते हो ना तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। और अगर ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, दैट मींस कि आपने ध्यान से नहीं सुना, पीछे जाओ, ध्यान से सुनो, फिर आंसर करो, सीख जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, फंगी एंड डैश अदर माइक्रोब्स आर ओमनिवोर्स, डीकंपोजर, प्रोड्यूसर, अपेक्स कंज्यूमर। इसका भी जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। लर्नर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, JEE या नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ना, ठीक है, हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए।
जिससे जो चांसेस है आपके इन एग्जाम को क्लियर करने का वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर आप मुझसे ये वीडियो में पढ़ रहे हो या फिर अगर इसके अलावा 2-3 वीडियो में आपने पढ़ा होगा साइंस, ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, बहुत इंटरैक्टिव वे, बहुत ज्यादा एनिमेशंस ऐसे करके समझाता हूं कि आपको समझ में, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करवाता हूं। तो हमारे फाउंडेशन बैच में हम यही कराते हैं। गुड न्यूज ये है कि फाउंडेशन बैच वीक में 2 दिन ही होता है, एक सैटरडे को और एक संडे को होता है, ठीक है। पर इसका जो प्राइस है, ठीक है, दैट इज लाइक 10,000 रुपीज फॉर द इंटायर ईयर। इसमें आपको पूरे 9th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरे 10th का साइंस और मैथ्स पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि देखो, अगर मैं नॉर्मल मैथ्स तुम्हें पढ़ाता हूं तो उसमें तो तुम स्कूल में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस में चलो ठीक है, बट मैथ्स में, नॉर्मल मैथ्स तो तुम ऐसे भी पढ़ रहे हो। तो हम जो हमारे उसमें पढ़ा रहे हैं दैट इज वैदिक मैथ्स पढ़ा रहे हैं। आपको वैदिक मैथ्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगा, आपका कैलकुलेशन का स्पीड वगैरह बढ़ जाएगा। हमारे बैच का नाम है जिद्दी बैच। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में जिद मचाना चाहते हैं, चाहिए तो चाहिए, ठीक है। एंड जो प्राइस है इसका वो 15,000 रुपए, बट आपको 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड इट विल बिकम 10,000 रुपीज, ठीक है। तो आप प्लीज जाके उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है, फूड चेन एंड फूड वेब वाला। सो लर्नर्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी पिरामिड। मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे एक एनर्जी पिरामिड को बनाना है। और एनर्जी पिरामिड कैसा होता है, क्या होता है, किस चीज का मतलब क्या होता है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है, वो एक्चुअली हमें इसी वाले टॉपिक के अंदर सीखना है। चलो देखते हैं। ये फोटो आपको ऑलरेडी पता है, ये कोई नया फोटो तो है नहीं। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फूड। ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं इसको हम ऑटोट्रॉप्स बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? आप बोलोगे भैया बिल्कुल बुलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, धूप से अपना खाना बनाता है और अपने अंदर कुछ एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। अब कोई भी इकोसिस्टम हो जिसमें अगर ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स जो अगर हैं, ठीक है, अगर वो इन्वॉल्व है स्टार्टिंग के लेवल में भी, तो वहां पे सूरज से जो रोशनी आ रही है तो वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म एट एवरी ट्रॉपिक लेवल डू नॉट पास ऑल द एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब एग्जांपल के लिए ऐसे समझो कि हमारा जो ये है इसके पास मान लो 1000 इतना एनर्जी है, तो ये अगर पूरा 1000 एनर्जी अगर इस ग्रास ऊपर में ट्रांसफर कर देगा तो ये खुद कैसे बढ़ेगा, खुद कैसे पलेगा, खुद का मेंटेनेंस कैसे करेगा? तो शायद ये पूरा एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, डू नॉट पास ऑल द एनर्जी। कुछ एनर्जी ये खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रखता है, खुद के खाने पीने, सुसु पोटी के लिए भी रखता है। समझ रहे हो ना? Learners, at every level, some energy is used by the organism for its own life process. कुछ एनर्जी जो होता है हर लेवल के ऊपर वो ऑर्गेनिज्म खुद के लिए यूज करता है, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए, अपने फूड के डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेस के लिए खुद के लिए यूज करता है। अब मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान से देखो, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि खाना खा करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, या फिर ग्रोथ, या फिर कुछ और, रिप्रोडक्शन, ये सारे लाइफ प्रोसेस और ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के लिए एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी को खुद के लिए भी यूज करता है। सम एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट इन द सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ हीट। अब ये ऑर्गेनिज्म है, ये चलेगा फिरेगा तो गर्म होगा, तो कुछ एनर्जी जो होगा वो लूज भी कर देगा इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, तो कुछ एनर्जी तो लॉस्ट भी हो जाएगा। अब खुद का यूज कर लिया, कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गया हीट के फॉर्म में, अब फिर जो एनर्जी बचता है उसका क्या वो एनर्जी वापस सूरज तक जाता है? नहीं। देखो ध्यान से, ये सूरज से इसने रोशनी ली, अपना खाना पीना बनाया, इसको घास को एक ग्रास ओपर ने खाया। अब ग्रास ओपर अपना खाना पीना सबका ध्यान रखेगा, ठीक है, और बचा हुआ जो एनर्जी रह गया सब कुछ होने के बाद, वो एनर्जी कहां गया? एनवायरमेंट में हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी निकल गया, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में चला गया। फिर अब ये ग्रास ओपर भी अपना खाना पीना मस्त करेगा, अपना जीवन चलाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इस ग्रास ओपर को कोई और खा जाएगा। तो ग्रास ऊपर जब इसने खा लिया तो कुछ एनर्जी उसमें चला गया और बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर चला गया। अब ये फ्रॉग भी मस्त अपने जीवन में मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और दुनियादारी के सारे लाइफ प्रोसेस में कुछ एनर्जी यूटिलाइज करेगा, बचा खुचा एनर्जी जो उसको जो खाएगा उसके अंदर चला जाएगा और हीट के फॉर्म में निकल जाएगा। स्नेक को भी सेम केस। अब ये जब ईगल मर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि एनर्जी इज गिवन, ये जो है ना, ये एनर्जी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ हीट, और ये जो रेड वाला है लाइन, इसका मतलब एनर्जी टेकन, मतलब यहां से एनर्जी दिया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट, वापस जा रहा है एनवायरमेंट में, और ये एनर्जी इस फ्रॉग के पास चला गया। ये दोनों एरो का मतलब है, ब्लू और रेड वाले का मतलब। डिकम्पोजर ऑल्सो डिसिपिटेट सम एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ये डिकम्पोजर्स भी थोड़ा सा एनर्जी हीट के फॉर्म में निकालते हैं बॉडी के बाहर। अब लेकिन ये जो बचा हुआ एनर्जी है ये पूरी तरीके से वापस सूरज के पास नहीं जाता है। द हीट लॉस्ट इन द सराउंडिंग, जो भी ब्लू कलर से हमने दिखाया है, 1 2 3
4, ये जो हीट लॉस्ट है ये वापस सूरज के पास नहीं जाता, इट डज नॉट गो टू द सन, वापस सूरज के पास नहीं जाता है। देयरफॉर एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इन अ फूड चेन इज रेफर्ड एज वन वे ट्रांसपोर्ट। ये वन वे ट्रांसपोर्ट है, सूरज से आता तो है लेकिन सूरज के पास वापस जाता नहीं है, इट इज अ वन वे ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो केवल और केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। मतलब ये प्लांट केवल और केवल इसको 10% ही एनर्जी देगा, बचा हुआ सब यूज करने का ये उसको 10% एनर्जी ही देगा, ये इसको 10% एनर्जी ही देगा, ये इसको 10% एनर्जी ही देगा। 10% है, इसको 10% रूल भी बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स हैं। अब ये ग्रीन प्लांट्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स है, ऊपर हार्बीवोर्स है, फिर कार्निवोर्स है, फिर अपेक्स कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फ्लो है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि मान लो कि मैं स्क्रीन पे से थोड़ा हट जाता हूं कि तुम्हें सब कुछ दिखे। यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास 10,000 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी है। 10,000 किलो कैलोरीज में से 90% तो ये खुद के लिए यूज कर लेगा, बचा हुआ 10% कितना इधर जाएगा, एंड दैट विल बी 1000 किलो कैलोरीज। इसके बाद ये 90% 1000 का यूज कर लेगा और बचा हुआ जो रहेगा 100 कैलोरीज वो यहां जाएगा। अब ये इसका 90% यूज कर लेगा, बचा हुआ जो 10% रहेगा वो 10 कैलोरी यहां जाएगा। तो देखो खाली 10%, इसका 10% ऊपर गया, इसका 10% ऊपर गया, इसका 10% ऊपर गया। तो मैं मन में आ रहा होगा कि भैया इसको तो फिर बहुत एनर्जी चाहिए, तो ऐसे भी जमीन पे पेड़ पौधे ज्यादा है, उससे कम रैबिट्स है, उससे कम स्नेक्स है, उससे कम ईगल्स है, तो इसीलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी घट जाती है। इसी को हम एनर्जी पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोलते हैं। एंड सेम यहां पे आप देख सकते हो, एक और एग्जांपल है, ठीक है। 10,000 कैलोरीज, उसका 10% गया, 1000 कैलोरीज, उसका 10% गया, 100 कैलोरीज और उसका 10% गया, तो 10 कैलोरीज। सिंपल एक्वेटिक वाले में। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल इकोसिस्टम। समझ रहे हो, सूरज से रोशनी आता तो है लेकिन वापस जाता नहीं है, ये आपको पता, वन वे ट्रांसपोर्ट है। इन 1942 फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट इज स्टडीड बाय, ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, इनका नाम है रेमोंड, ठीक है। और इन्होंने ये दिया था। इसके अलावा चार्ल्स इल्टन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो जो इकोलॉजिकल पिरामिड मैं अभी आपको दिखा रहा हूं वो किसने दिया था, वो दिया था चार्ल्स एल्टन ने, ठीक है। चलिए अब यहां पे आ जाता है, ही स्टडीड द टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड्स इन इंग्लैंड। इन्होंने कौन सा इकोसिस्टम स्टडी किया था, ये कोल्ड वाला टुंड्रा इकोसिस्टम जो बियर्स का था उसको स्टडी किया था। हेंस दिस पिरामिड इज आल्सो कॉल्ड एज इक्टोनियन पिरामिड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिएगा कि इस पिरामिड को इक्टोनियन पिरामिड भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको डिस्कवर करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो ये थे। ओके, चलिए मैं भी स्क्रीन पे आ गया और अब आगे की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो अगर यहां तक आपको सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर है तो अब एक बार एक चीज देखते हैं। अब मान लो कि ये ईगल मर गया, ठीक है, ईगल मर के नीचे मेरे सर पे गिर गया। ओके, अब क्या होगा कि ये डिकम्पोज हो जाएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ द अपेक्स कंज्यूमर, फंगी एंड अदर ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेंगे। मैं आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूं जो आपको बताया था और कुछ नया बताऊंगा, ठीक है। अब जब ये मर गया इसको डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये सॉइल के अंदर इसके जो भी वो थे सब्सटेंस थे वो सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम देयर दे अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ये प्लांट उसको वापस एब्जॉर्ब करेगा, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एनर्जी फ्लो है वो साइक्लिक प्रोसेस है। तो कोई भी पूछेगा तो साइक्लिक क्यों है, तो इसलिए है, इसीलिए इसको हम एक चेन बुलाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये साइक्लिक इन नेचर है। चलो 7th क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ डैश इन अ फूड चेन इज साइक्लिक। किस चीज का फ्लो फूड चेन के अंदर साइक्लिक है, न्यूट्रिएंट्स का, एनर्जी का, बोथ ए एंड बी, या डिकम्पोजर्स का। सोचने वाली बात है। डैश एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक कितना % एनर्जी जाता है, इजी है ये तो तुम बता दोगे। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर डैश इन फॉर्म ऑफ फूड, फूड के फॉर्म में क्या स्टोर करता है, सोलर एनर्जी, वाटर, केमिकल एनर्जी, क्लोरोफिल। देखो ग्रीन प्लांट्स की बात चल रही है आसपास, ठीक है। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो मेरे प्यारे प्यारे लर्नर्स, अगर आपने अब तक विक्ट्री बैच हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को मान लो कि बहुत दिनों बाद देखते हो तो अगेन यू कैन कॉल ऑन 8527529111। यहाँ पे मेरे से या फिर नीलिमा मैम से आपकी बात हो जाएगी और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी कि कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। चलो अगला जो हमारा टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है वैसे इस चैप्टर का, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। सुनने में ये लास्ट लगता है लेकिन इसके अंदर 3 टॉपिक सब टॉपिक्स है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो जो नाइट्रोजन साइकिल होगा वो लास्ट होगा, ये बड़ा टॉपिक लास्ट है, इसके अंदर 3 सब टॉपिक्स है। देखते हैं।
ओके, पेड़ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। अब हमें पता है कि न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक एंड बायोटिक टू एबायोटिक विद इन एन इकोसिस्टम। ये भी हमें पता है कि इकोसिस्टम में ट्रांसफर होता रहता है। फॉर एग्जांपल, इस डियर ने इस ग्रास को खा लिया तो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर चला गया। अब शायद इसको ये खा लेगा, इसको ये खा लेगा मार करके, तो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर चला गया। अब शायद जब ये मर जाएगा तो यहां से जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिकम्पोज होकर के जमीन में चला जाएगा। येलो कलर से दिख रहा है ना, तुम एनिमेशन पीछे देख लेना फिर से। अब वापस ये न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? प्लांट्स के अंदर चला जाएगा। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, जिसका ऑप्शन ए एंड बी था। अगर तुमने बता दिया होगा तो एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है? एक प्रकार का साइकिल है, अलग अलग प्रकार के साइकिल्स होता है। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कंटिन्यूअसली होता है, फॉर्म्ड बाय लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अब मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल पता होगा कि लिथोस्फीयर का मतलब क्या है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार गूगल करिए। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है आपको बिल्कुल पता होगा। नहीं पता तो प्लीज एक बार गूगल करिए। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अभी इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो भी केमिकल चीजें हैं, जो भी बायोलॉजिकल चीजें, उनका रिसाइकल करना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में, और फिर से जो वापस आया, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि ये फोटो मैंने आपको दिखाया था, तो एनर्जी फ्लो हो रहा है, फिर जमीन के अंदर जाकर के मिल गया और वापस प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। दिस डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। ये इतना कॉम्प्लेक्स है और ये डिपेंड किस पे करता है कि किस लेवल का एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा इकोसिस्टम है। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, हम 3 बायोजियोकेमिकल साइकिल देखेंगे और इस प्रोसेस को, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला वाला जो है आपका गैसियस साइकिल होता है, दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल में क्या है कि एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन एबायोटिक गैसेस न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स इज फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, उसके अंदर बहुत सारे गैसेस है। जैसे कि कौन से गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये जो गैसेस है, कार्बन है, ये सारे यूज होता है न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। देखेंगे कैसे, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल मतलब समझो, एन एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन एबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द सॉइल। आपके सॉइल के अंदर बहुत सारे एबायोटिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मिनरल्स, जिसको हम बुलाते हैं ना, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है। वो कहां से आता है? जमीन के अंदर से आता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। अब आपको सेडिमेंट्री वर्ड का मतलब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहां पे देखिए, गैसेस साइकिल इंक्लूड करता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा। सेडिमेंट्री साइकिल इंक्लूड करता है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा। लर्नर्स, अब एक छोटी सी बात मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूं इस सुंदर से फोटो के साथ साथ, कि जो गैसियस साइकिल है वो थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू द सेडिमेंट्री साइकिल। तो देखो, इफ CO2 इज एक्यूमुलेटेड इन एन एरिया, अगर किसी एरिया के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो बहुत क्विकली इधर से उधर होगा, डिस्पर्स होगा और या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्लांट के द्वारा। तो गैसियस साइकिल जो है वो स्पीडर साइकिल है, मतलब थोड़ा फास्ट है किसके कंपैरिजन में? सेडिमेशन साइकिल के कंपैरिजन में। अब ये वाला एक फोटो देखो, प्यारा सा फोटो है। सूरज की रोशनी से जो ये प्लांट है, लाइट से क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है। इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर रहा है, CO2 का भी यूज कर रहा है, मतलब कार्बन है बेसिकली। ये वाटर का भी यूज कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है बेसिकली। और ये फिर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक प्रकार का शुगर होता है, ठीक है। और ये साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपको ये बेसिक बात तो पता होगा ना। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है ना कि अलग अलग चीजें यूज होती है उस पर्टिकुलर साइकिल में। हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द साइकिल। जो क्लाइमेट्स में चेंजेस आ रहा है अचानक से, या फिर जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है, अगर मान लो मैंने कहीं पे कुछ जला दिया तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे स्पीड, इंटेंसिटी और इक्विलिब्रियम, जो तालमेल है, उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। पहले कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, उसके बाद हम कार्बन साइकिल, फिर ऑक्सीजन साइकिल, फिर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। साइक्लिंग ऑफ डैश इज अ गैसियस साइकिल। कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस। कमेंट में आंसर बताना है। 11वां क्वेश्चन, द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एनर्जी पिरामिड, एनर्जी साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल या फिर इकोलॉजिकल साइकिल। नीचे कमेंट में आंसर बताना है। 12वां क्वेश्चन, बायोस्फीयर इज फॉर्म बाय लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या है इसका आंसर? नीचे कमेंट में बताना है।
अब ये टॉपिक तो जो नॉर्मल जो मुझे बायो जियो केमिकल साइकिल आपको समझाना था, तो आपको वो समझ में आ गया होगा कि बायो मतलब बायोलॉजिकल चीजें, ठीक है, जियो मतलब ज्योग्राफिकल चीजें, ठीक है, और केमिकल मतलब जो केमिकल वाले सब्सटेंस है जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा, वो किस तरीके से ट्रांसफर होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, ये हमें मेजर इसके अंदर समझ के लेना था। अब ध्यान से देखना, कार्बन साइकिल हमारा पहला बायोजियोकेमिकल साइकिल, और यहां पे ना आपको अगर पीछे चीजें जो जो लाइन मैंने बताया अगर वो आपको समझ आ गया ना तो आपको समझ आ गया है, ठीक है, ये नया है आपके लिए। अच्छा, कार्बन साइकिल बहुत इजी है, अब देखो आपको तुरंत समझेगा सब चीजें। द कार्बन साइकिल, कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ, कार्बन बहुत सारे फॉर्म में मिलता है, जैसे कि इट ऑकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म सच एज डायमंड, डायमंड के फॉर्म में आपको मिलता है। इट इज फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल का लीड होता है, या फिर कोल के फॉर्म में मिलता है हमें, राइट, या फिर हमें लाइमस्टोन के फॉर्म में मिलता है, राइट, तो अलग अलग फॉर्म में हमें कार्बन देखने को मिलता है। इसके अलावा लर्नर्स इन कंबाइंड स्टेट किसी चीज के साथ कंबाइन में देख मिलता है हमें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, CO2, इसमें भी कार्बन है, राइट। इसके अलावा द कार्बन साइकिल, द कार्बन इज यूज टू प्रिपेयर, कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, फैट्स बनाने के लिए, तो इन चीजों को प्रिपरेशन में भी कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कार्बन होता ही है इन चीजों के अंदर। लर्नर्स इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटो मतलब धूप से खाना बनाना, ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन देता है, मतलब ये प्रोसेस में भी यूज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कुल मिला के इंपॉर्टेंट बात ये है, हार्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं वो हार्बीवोर्स को खाते हैं, राइट, ये हार्बीवोर ये प्लांट खाएगा, इसको खाने वाला एक कार्निवोर है, राइट। इन दिस में बायोटिक कार्बन जो कि इसके अंदर, अब देखो प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके, धूप की रोशनी का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर किया, वो कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें कार्बन है, ये कार्बन यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, ठीक है। सो बायोटिक कार्बन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू हार्बीवोर्स एंड फ्रॉम हार्बीवोर्स टू कार्निवोर्स एंड फ्रॉम कार्निवोर्स टू अपेक्स कंज्यूमर, तो मतलब बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में एक से दूसरे में ये ट्रांसफर हो रहा है। अब जब ये जानवर मर जाएगा, आफ्टर द डेथ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा एंड यूज्ड अगेन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको फिर से लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि दिस इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल, तो बेसिकली क्या हुआ, कार्बन जो है वो एक साइकिल के अंदर कहां से आया, कैसे एक दूसरे से दूसरे में गया, तो जैसे मान लो कि ये प्लांट से यहां पे गया, राइट, इससे यहां पे गया और इससे फिर से एटमॉस्फेयर में गया मरने के बाद, राइट। इसके अलावा जब हम रेस्पिरेट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया छोड़ा, इसमें भी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो कुल मिला के आपको ये समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है, फूड वेव में कैसे घूमता है और वापस कैसे निकल जाता है, यही समझना था। तो कार्बन इज यूज्ड टू प्रिपेयर डैश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड या फिर बोथ A एंड B, क्या लगता है आपको। 14th क्वेश्चन, कार्बन कन्वर्ट डैश इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट कन्वर्ट डैश किसको कन्वर्ट करता है। यहां पे अगर ये पार्ट क्लियर है तो अगला वाला प्रोसेस देखते हैं जो कि और बेटर और मजेदार प्रोसेस है, दैट इज ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल में क्या होता है, ऑक्सीजन इज वेरी एबेंडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ, हमारे अर्थ पे बहुत सारा ऑक्सीजन है, कितना सारा है, तो 21% ऑक्सीजन है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इसको भी यूज होता ही है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट्स रेडली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत जल्दी किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अलग अलग चीजों में ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इन सब में ऑक्सीजन है कुल मिला के। लर्नर्स, ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज होता है, आपको पता है ना, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं और उसमें ऑक्सीजन रिलीज करता है। इट इज यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन, करोजन, रस्टिंग, तो ये लाइफ प्रोसेस में यूज होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए या फिर आग जलाने के लिए आपको चाहिए, या फिर अगर डिकम्पोजिशन करना है, डिकम्पोज होने के लिए भी चाहिए, या फिर किसी चीज पे अगर जंग लगता है, पीछे एक फोटो दिख रहा होगा आपको, अगर किसी चीज पे जंग लग रहा है, उसकी रस्टिंग हो रही है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन और मेरे पीछे है रस्टिंग, ठीक है। लर्नर्स, ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन हाईली वन मेजर प्रोसेस, ये मेजरली एक मेजर प्रोसेस से रिटर्न होता है एंड दैट इज अगेन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये रिटर्न हो जाता है।
चलिए, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा कि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रिपेयर तो हो रहा है और यूज भी हो रहा है, लेकिन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे ह्यूमंस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वैसे प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। कब लेते हैं नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे। चलो अब यहां तक अगर क्लियर है तो अब अगला सवाल है मेरा कि ऑक्सीजन फॉर्म -% ऑफ द एटमॉस्फेयर। कमेंट में नीचे आंसर बताना है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू डैश, किससे रिटर्न होता है? और 17वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर डैश, ऑक्सीजन किस चीज को प्रिपेयर करने के लिए काम आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल ऑफ दिस। यहां तक अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो लर्नर्स, अगला वाला जो हमारा प्रोसेस है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल, और ये आखिरी प्रोसेस है। नाइट्रोजन साइकिल क्या है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स अराउंड 78 विच इज मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कूट कूट के भरा हुआ है दैट इज नाइट्रोजन। एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट इट इज इनएक्टिव एंड डज नॉट इजीली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। अगर हम इसको बाकी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ये थोड़ा इनएक्टिव होता है और तुरंत ही रिएक्ट नहीं करता है। जैसे ऑक्सीजन तुरंत रिएक्ट कर रहा था, ये तुरंत रिएक्ट नहीं करता है। इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे या फिर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट प्रॉब्लम यह है कि एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन है, फिर भी कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज फ्री नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है ना, उसको फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकता है। तो आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के कुल मिला के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम तीनों को पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। और मान लो कि बिजली कड़क रही है, ढन ढन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, बन जाएगा NO, नाइट्रिक एसिड। अब इसमें H नहीं है, HNO3 नहीं है, बट ये फर्दर पानी के साथ मिलकर के नाइट्रिक एसिड बनाने वाला है। और ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड बन चुका है HNO3, और ये नाइट्रो एसिड बारिश के साथ छम 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 करके नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद क्या होगा, ये एसिड है, ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, एल्काली मतलब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और ये देगा सॉल्ट ही सॉल्ट। ये क्या देगा, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। अब ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट को कौन यूज कर सकता है? प्लांट्स यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऐसा होता है कि NO2 प्रोड्यूस किया जाता है, NO3 प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री में। ठीक है, यहां पे एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन होते हैं उसको नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली जो आपको फर्टिलाइजर्स मिलते हैं ना, वो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में डेवलप होता है, और उसको हम लोग पेड़ के नीचे डाल देते हैं और पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आ गया ना, आ गया ना नाइट्रोजन। ओके, अगला आखिरी है बायोलॉजिकल प्रोसेस। जितना मैंने बोला उतना ही सिंपल है। देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होता है, एक राइजोबियम नाम का एक प्यारा सा बैक्टीरिया है, वो कहां पे रहता है, रूट्स में रहता है। किसके, लेगुमिनियस प्लांट, लेगुमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स के अंदर ये रहता है। ठीक है, ये वाला राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया यहां पे रहता है। लेगुमिनियस प्लांट मतलब क्या होता है, जैसे मटर है, दाल है, ये सब। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है ना, वो ये बैक्टीरिया यूज कर पाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्रोजन को ले लेता है एटमॉस्फेयर से और इसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इट कन्वर्ट्स इट इनटू नाइट्रेट्स। अब उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता ही है, ये जो नाइट्रेट्स वगैरह ये क्या होगा, पेड़ पौधे इसको यूज कर लेंगे। तो जब पेड़ पौधे इसको यूज कर लेंगे तो क्या होगा, प्लांट्स के अंदर क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया इनडायरेक्टली। प्लांट्स कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन, प्लांट अब इसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है और एक जानवर इसको खाता है, फिर उसको दूसरा जानवर खाता है, एंड सो ऑन, ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हो गया एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। वापस ये नाइट्रोजन आपको जमीन के अंदर चला जाता है एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू, अगर ये मर गया, ठीक है, अगर मान लो कि ये मर गया तो ये जो इसके अंदर का नाइट्रोजन है वापस जमीन में चला जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। When top consumers die, the body proteins are broken down into ammonia. अब इसका एक प्यारा सा नाम है अमोनियोफिकेशन, अमोनिफिकेशन। जब टॉप कंज्यूमर, जो अपेक्स कंज्यूमर, जब वो मर गया तो उसके अंदर का जो नाइट्रोजन था वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और इसको अमोनियोफिकेशन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट नाम सुन लेना, द सॉइल देयर, इन द सॉइल देयर आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब सॉइल के अंदर बहुत सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगा, वो क्या करेगा, ये जो अमोनिया था उसको पहले नाइट्रेट में और फिर नाइट्राइट में और फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। पहले नाइट्राइट में फिर नाइट्रेट में। मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि NO क्या होता है, NO2 क्या होता है और NO3 क्या होता है। चलो ये तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो ये नाइट्राइट है या नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है या नाइट्राइट है, गूगल करके आंसर मुझे नीचे कमेंट में बता देना।
तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में किसने कन्वर्ट किया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने, तो इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अगर यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो वापस ये आपका एटमॉस्फेयर में आ गया, फिर ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया एंड द सॉइल देयर आर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सॉइल के अंदर फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है? नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल से 2-3 लाइन थे, उस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन 3 प्रोसेस है। डेफिनेशन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, इजी है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन द नेचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सब जो हमने पढ़ा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सबको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 18वां, एटमॉस्फेयर कंटेन्स -% ऑफ नाइट्रोजन गैस। एटमॉस्फेयर में कितना % नाइट्रोजन गैस है? तो मैं नीचे कमेंट में बताना है। बहुत प्यारा सा सवाल है वैसे ये, ठीक है, इससे प्यारा सवाल तो है नहीं इस टेक्स्ट बुक में। लास्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड एज। कमेंट में नीचे आंसर बताना है। एंड हाँ, मैं जैसा कि तुम्हें बताया था कि हमारे चैनल के ऊपर हमने ऑलमोस्ट साइंस के सारे चैप्टर्स एक बार अपलोड कर रखे थे। ये दूसरी बार मैं अपलोड कर रहा हूँ वन शॉट के फॉर्म में, कि आप लोगों को एक वीडियो में रिवीजन के लिए मिल जाए। बाकी आप इस वीडियोस का भी इस्तेमाल करके पुराने वीडियोस का भी पढ़ सकते हो। एंड हाँ, हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप जिद्दी बैच फाउंडेशन के लिए या फिर विक्ट्री बैच 9th के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करना। नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में इन सभी चीजों का लिंक रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, ओके, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, शुभ_झा। ठीक है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और कोई भी छोटी मोटी बातें रहे तो इंस्टाग्राम पे आप कन्वे कर सकते हो। थोड़ा बहुत रील्स देखते रहता हूँ, आपको मैसेज भी देख लूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हैप्पी लर्निंग।